दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जो सिलसिला शुरू कर रखा है, आज उनके बारे में, जैसे कि पिछली दफ़ा आपसे बात की थी कि उनको क्यों ज़रूरत महसूस हुई अपनी पार्टी बनाने की, तो आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग की बुनियाद। 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली गई। इस जमात के बहुत से मेंबर अभी तक कांग्रेस के मेंबर भी थे और वो कांग्रेस से झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते थे। उनका ख्याल था कि जब हिंदुस्तानियों को बरात मिले तो मुसलमान खास गौर के मुस्तहिक हैं। मुसलमान लीडरों का ख्याल था कि अंग्रेजों का जमहूरी निज़ाम हिंदुस्तान के मुआफिक नहीं होगा, क्योंकि उस मुल्क में दो मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं जिनकी तहजीब, जिनका तमद्दुन और जिनका मजहब अलग अलग हैं। पार्लिमानी निज़ाम में चूँकि फैसले तादाद की बुनियाद पर किए जाते हैं, इसलिए मुसलमान जो तादाद में कम हैं अपनी हिफाजत अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे। इसलिए मुसलमान ये कहते थे कि यहाँ हुकूमत का कोई ऐसा निज़ाम कायम किया जाए जिसमें मुसलमान इज्जत और आराम से रह सकें। मुसलमान खौफजदा थे कि मखलूत इंतखाबात में उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकेगा। इसलिए उन्होंने 1906 में जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा वायसराय के सामने पेश किया, जो तस्लीम कर लिया गया। इस तरह अंग्रेज़ों ने पहली बार एतराफ़ किया कि हिंदुस्तान में दो मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं। आखिरकार 1909 में जो इस्लाहात हुई उनमें मुसलमानों के इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया गया। मुसलमानों के नुमाइंदे जुदागाना इंतखाब के जरिए चुने जाएंगे। अगर ये मुतालबा मंजूर न होता तो मुसलमान कौम का हिंदुओं में जज्ब जाने का खतरा था। इस मुतालबे से पहले इंतखाबी हल्के में हिंदू और मुसलमान मिलकर उम्मीदवार इंतखाब करते थे, लेकिन वोट वही शख्स दे सकता था जिसके पास एक खास कीमत की जायदाद हो। क्योंकि मुसलमानों की इक्तिसादी हालत कमजोर थी, इसलिए मुसलमानों में वोट देने वालों की तादाद बहुत कम थी। ऐसे इंतखाबी हलकों में जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत होती थी, वहाँ भी उनके वोटरों की तादाद ज्यादा नहीं होती थी। हिंदू वोटर्स अपना वोट सिर्फ हिंदू उम्मीदवार को ही देते थे। चूँकि हिंदुओं का हलकों में असर और रसूख ज्यादा होता था, इसलिए मुसलमानों ने मुतालबा किया मेंबरों का इंतखाब हिंदू और मुसलमान वोटरों के मिले जुले वोटों से न किया जाए, कि मुसलमान वोटर सिर्फ मुसलमान उम्मीदवार को वोट देकर अपना नुमाइंदा चुने और हिंदू वोटर हिंदू उम्मीदवार को ही वोट दें। इसको जुदागाना इंतखाब का तरीक़ कहते हैं। जैसे कि पिछली पॉडकास्ट में भी आपको ये बताया था कि इस किताब का टाइटल है बाबाए कौम और इसको लिखा है जनाब हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने। इस चैप्टर से हमें ये पता चला कि वोटिंग जब हो रही थी उन दिनों में, तो असूली तौर के ऊपर अगर वो इस बात पर बुनियाद रखती थी कि आपकी जायदाद कितनी है तो आप फिर वोट दे सकते हैं, तो फिर ये जमहूरी निज़ाम तो नहीं था। शायद इसीलिए एक जमहूरी निज़ाम की ज़रूरत महसूस हुई और एक नई पार्टी बना दी गई। अगला चैप्टर है मुस्लिम लीग में शमूलियत। जिन्ना मुस्लिम लीग की सरगर्मियों को बड़ी दिलचस्पी से देखते थे और इससे हमदर्दी रखते थे। 1913 में जब मुस्लिम लीग ने अपने आइन पर नज़रसानी की तो वो इस जमात में शामिल हो गए। उनको यकीन था कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बगैर अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करना नामुमकिन है। उनका ख्याल था कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों में कोई समझौता हो जाए तो फिर दोनों मिलकर आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और मुल्क में अमन व अमान भी रहेगा। हिंदुओं में इस ख्याल के लीडर गोपाल कृष्ण गोखले थे और मुसलमानों में मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने इन दो कौमों को इकट्ठा करने के लिए बहुत कोशिशें की। जब पहली आलमी जंग के आगाज पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडरों ने अपने इख्तलाफात मिटा देने का फैसला किया तो आप बहुत खुश हुए। 1915 में जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बम्बई में इकट्ठा इजलास मुनक्किद करने पर आमादा कर लिया। मुस्लिम लीग के अजीम पंडाल ने एक लासानी मंजर पेश किया। मिस्टर गांधी, मिस्टर नायडू और डॉक्टर बसंत जैसे अजीम कांग्रेसी लीडर स्टेज पर बैठे हुए थे। ये सब जनाब जिन्ना की कोशिशों का नतीजा था। उन्होंने एक तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया। ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा शगुन था, लेकिन बरतानवी हुकूमत के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की ये पहली इलामत नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसके किराए के आदमियों ने ये इजलास मुंतशिर कर दिया, लेकिन जिन्ना अपने हिंदू और मुसलमान दोस्तों को अपने साथ एक होटल में जाकर वहाँ जलसा किया। उन्होंने अपने दोस्तों से अपील की वो अपने दोस्तों से अपील करें, वो अपने इख्तलाफात को फरामोश करके अपनी वतन की आज़ादी के लिए मुत्तहिद हो जाएं। बम्बई में एक तारीखी समझौते की राह हमवार हो गई। ये समझौता
اگلے سال یعنی 1916 میں لکھنؤ میں ہوا، جہاں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کا اجلاس ہوا۔ تقریباً ایک ہفتہ محمد علی جناح ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بات چیت کی راہ ہموار کرنے میں لگے رہے اور کامیاب ہوئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ سب نے ان کی تعریف کی اور گوکھلے نے ان کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کا خطاب دیا۔ اس سمجھوتے کا سہرا جناح کے سر پر ہے۔ ان کا نام معاہدہ لکھنؤ سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اس معاہدے نے ان کا مرتبہ ہندوستان کی سیاست میں بہت بلند کر دیا۔ معاہدہ لکھنؤ کے مطابق کانگریس نے جداگانہ انتخاب کا اصول تسلیم کر لیا اور اس کے بعد انتخابات اسی اصول کے تحت ہوتے رہے۔ اسی سال آپ مسلم لیگ کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اصلاحات نافذ کرنے کے سوال پر لیڈروں سے تبادلہ خیال کے لیے وزیر ہند لارڈ 1917 میں اس ملک میں آیا وائسرائے لارڈ چیمسفورڈ بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ قائد اعظم سے بے حد متاثر ہوئے۔ آئنگو نے اپنی ڈائری میں لکھا، جناح نہایت تیز آدمی ہے اور حقیقتاً یہ ظلم ہے کہ ایسے آدمی کو اپنے ملک کی حکومت چلانے کا موقع نہ دیا جائے۔ انہوں نے محمد علی جناح کے دلائل کی بہت تعریف کی اور لکھا کہ جیمز فورڈ نے ان سے بحث کی کوشش کی لیکن الجھ کر رہ گئے۔ آبائے قوم کے اس سلسلے کو یہاں پر روکتے ہیں۔ اگلی پوڈ کاسٹ تک علامہ اقبال کے کچھ اشعار۔ واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، فرق طبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے darpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔